नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस साल से देश में अपनी तरह की पहली नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी शुरू की गई है। ये अवार्ड्स है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स। इन अवार्ड्स ने हमारे देश के बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स को, युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने, उन्हें प्रोत्साहन देने की एक उम्दा पहल की गई है। 20 से ज्यादा कैटेगरीज में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया, जिनमें से विनर्स का फैसला जनता के वोटों ने किया। और इन्हीं विनर्स में से आज हमारे साथ है मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य डबास। स्वागत है आपका लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, राम राम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑर्गेनिक केकर के फाउंडर लक्ष्य डबास को मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर पुरस्कार दिया गया और ये सम्मान खेती के तौर तरीकों में सुधार करने के लिए उन्हें दिया गया है। लक्ष्य डबास लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य 30,000 से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में और फसलों को एक तरह से कीड़े मकोड़ों से बचाने के बारे में ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये काम लगातार लक्ष्य जारी रखे हुए हैं। लक्ष्य, पहला सवाल जो वाजिब भी है, देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिलने का अनुभव और खुशी कैसी है? पिछले 5-6 सालों से सोशल मीडिया पे और प्राइवेटली बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं एंड जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो मुझे तो खुशी मिलती है, बट मेरे को एज ए रोल मॉडल देख के अब हजारों और लक्ष्य डबास आएंगे जो मुझसे भी और बेहतर करेंगे एंड दिस ये जो नई मुहिम है जो छेड़ी है, अब ये आगे बढ़ने वाली है। और लक्ष्य, ये जो सफलता आपके सामने आई, ये सम्मान जो आपके सामने आया, आप उसके पीछे की कहानी हम थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे और आपके शुरुआती सफर से हम शुरुआत करते हैं। आपका बचपन और पढ़ाई कैसे रही और कैसे एकदम से आप खेती की तरफ मुड़ गए? बचपन में मेरा पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रुझान ज्यादा था। मैं स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहता था और फिर कुछ इंजरीज हो गई और करियर उसमें थोड़ा बिगड़ गया स्पोर्ट्स में। देन आई स्टार्टेड टू परस्यू म्यूजिक फुल टाइम। मतलब अपना कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी काफी अच्छा ग्रो हो गए। बट जब करियर की बात आती है तो उसमें मुझे म्यूजिक या म्यूजिशियन के तौर पे मुझे ऐसा करियर खुद को नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें मुझे हमेशा से रहता था कि मैं जो भी काम करूं वो थोड़ा इम्पैक्टफुल ज्यादा हो, अ, ताकि मेरे को अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। ऑन द अदर हैंड हमारी पिताजी जो है वो काफी इम्पैक्टफुल रहे हैं मेरी लाइफ में, और वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो बचपन से ही वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ रुझान उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने डलवाया। तो जब मास्टर्स खत्म हुई उस दौरान तक मैं काफी श्योर था कि मुझे एग्रीकल्चर के अंदर ही कुछ करना है, और इसीलिए मैंने एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के टाइप के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी। और फॉर्चुनेट भी लगा कि यार हमारे पास जमीनें हैं, दिल्ली में है एंड कुछ अच्छा करने का है, तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, तो व्हाई नॉट परस्यू विद दैट। उसके पीछे का एक फियर भी था कि ये जो ट्रेडिशनल विजडम है हमारी खेती की, जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है। आज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने पिताजी से ये कला खेती की सीखूं या ना सीखूं, पर अगर मैंने ये नहीं सीखी तो कल को मेरे बच्चों के पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो सीखें। तो वो एक ये फियर भी था कि ये इन द ल्यू ऑफ टाइम ये सब प्राकृतिक नॉलेज जो है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। इसलिए भी हमने ये मुहिम छेड़ी, क्योंकि मुझे वो काफी मीनिंगफुल काम लगा कि चलो अगर इसके अंदर सक्सेस होते हैं तो एक लार्ज इम्पैक्ट हम दे पाएंगे और अपने देश को कहीं ना कहीं कुछ उसकी प्रोग्रेस के अंदर मैं भागीदारी दे पाऊंगा, जो म्यूजिक लाइन में मेरे को नहीं लग रहा था कि उस लेवल का कंट्रीब्यूशन दे पाता। और आप सिर्फ खेती की तरफ नहीं मुड़े, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को आपने अपनाया है। आपका जो वेंचर है ऑर्गेनिक एकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है और कैसे काम कर रहा है? बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है जी। हम फसलें उगाते हैं, दिल्ली के अंदर ही हम सप्लाई कर देते हैं। वही हमारा बिजनेस मॉडल मेनली रहा है 2016-17 से। धीरे धीरे मतलब शुरुआत में तो हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही दिया जो भी प्रोड्यूस था। धीरे धीरे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल 5,000 से ऊपर कस्टमर्स का हो गया एंड जैसे जैसे कस्टमर बढ़े उस हिसाब से हमने प्रोक्योरमेंट भी चालू करी, उस हिसाब से हमने लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन दिए,
क्योंकि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ही इतना बड़ा शहर है, टाइमली डिलीवरी देना अपना चैलेंज है। फिर हमने नेशनल लेवल पे भी जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, आटा, दाल, सरसों का तेल, हनी, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कोरियर के थ्रू भिजवाने लगे। अब इंटरनेशनल के अंदर भी कुछ कुछ जगह पे एक्सपोर्ट्स का काफी अच्छा बिजनेस है। एंड उसी के साथ में मतलब हमेशा से था कि हम गिव बैक करें सोसाइटी को, जिसकी वजह से हम इतने अच्छे बन पाए हैं। तो 2018 से ही बहुत से लोग हमसे जुड़ना चाह रहे थे सीखने के पर्पस के लिए। तो कुछ एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं जो वन डे फील्ड विजिट कर देते थे। तो वो सब हमने टीचिंग 2018-19 में ही वर्कशॉप्स के थ्रू चालू कर दी थी। एंड जब लॉकडाउन हुआ तो जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स के लिए आ रहे थे फार्मिंग सीखने के लिए, वो तो बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन एक डिमांड बहुत ज्यादा आने लगी। तो उस समय हमने फिर लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल बनाया। उसके अंदर मेन आइडिया यही था कि बार बार लोग सेम सवाल पूछते हैं, तो सबको अलग अलग जवाब देने की बजाय एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड कर दो। एंड लोगों को वो पसंद आई, लोगों ने कमेंट करे, जो ज्यादा अच्छे कमेंट मुझे लगे उन पे मैं और वीडियो बनाने लग गया। धीरे धीरे ऐसे ही अभी 7 लाख अपने साथ फैमिली में हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह सब पे काफी हम एक्टिव रहते हैं। एंड वहाँ पे हम कोर्सेज भी एंड ट्रेनिंग्स भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो इसके अंदर प्रोफेशनली एग्रीकल्चर के अंदर घुसना चाहते हैं। ठीक है। तो इन लमसम ऑर्गेनिक एकड़ अभी 2 विंग्स में काम कर रहे हैं। एक तो हम कस्टमर्स को अच्छा हाई क्वालिटी प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो इस एग्री बिजनेस के अंदर आना चाह रहे हैं उनको हम राइट एडवाइजरी, करेक्ट गाइडेंस देके उनको और अच्छे से हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर बना पा रहे हैं। एग्रीकल्चर को अगर हम कंटेंट क्रिएशन के रूप में देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए ही आपको ये सम्मान दिया गया है, आपको क्या लग रहा है क्यों इतना पॉपुलर हुआ ऑर्गेनिक एकर? और खेती को लेकर जब कंटेंट की बात आती है तो देश में स्थिति क्या है? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल होता है हर एक चीज में, चाहे वो कंटेंट मतलब वीडियो बना के डालना हो, चाहे वो किसी के घर पे कुछ सामान भिजवाना हो। तो सीधी सी बात यह है कि थोड़ा सा भी कोई अगर समझदार है, कुछ मार्केट एनालिसिस आता है, यूट्यूब एल्गोरिदम समझता है, तो वो समझ जाएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर वीडियो देखने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन वीडियो बढ़िया तरीके से बना के दिखाने वाले, जो करेक्ट नॉलेज दे, जिनको डोमेन एक्सपर्टाइज हो, वो बहुत कम लोग हैं। बहुत से यूट्यूबर्स जो एग्री इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो नॉट पर से एग्रीकल्चर डोमेन की नॉलेज रखते हैं, वो मीडिया हाउसेस से बिलोंग करते हैं जो खेती पे भी वीडियो बनाने लग गए। तो वो एक बहुत बड़ा गैप था जिसके अंदर कोई एग्री एक्सपर्ट जिसको डोमेन नॉलेज है वो सही करेक्ट वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन दे। मुझे वो गैप दिखा एंड मैं उस पर वर्क करने लग गया। मैंने बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाई है अब तक, हम 100 के अराउंड ही वीडियो बना के डाले हैं पिछले 2.5 सालों में। तो मेरे मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें लोगों की काफी मदद होती है, बट अनफॉर्चुनेटली खेती भी मुझे देखनी है, पूरा बिजनेस भी संभालना है। तो मैं हफ्ते में एक वीडियो के अराउंड पिछले 2.5 साल से डाल रहा हूँ। ठीक है। एंड उसी को लोग इतना ज्यादा आपस में शेयर करते हैं कि मेरा लगभग हर वीडियो वायरल चले जाता है। बाकी जो भी कोई इसमें यंग आना चाह रहा है, मैं सलाह वही दूंगा कि कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कंटेंट क्रिएटर ना बने। अगर आपको सही में कुछ बात है जो लोगों तक पहुंचानी है, तो आप उसमें वीडियो का माध्यम ले कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बट आपको अगर ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या बात पहुंचानी है, तो फिर आप दुनिया की बेस्ट वीडियो बना सकते हैं, सारा इक्विपमेंट अच्छा सा लगा सकते हैं, ड्रोन से शूट कर सकते हैं, बट फिर भी वो लोगों को कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएगी और व्यूज नहीं आ पाएंगे। तो आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च एंड बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन, चलो ठीक है, खेती जितना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत हार्ड जॉब है। इसके अंदर आपको स्क्रिप्टिंग देखनी होती है, आपको समझना होता है कि किस टाइप के लोग सवाल जानना चाह रहे हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल करना होता है, वीडियो के अंदर इस टाइप की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वीडियो लास्ट तक मेजॉरिटी ऑफ लोग देखें। अगर ऐसा नहीं आप कर पाते तो चाहे आपके मिलियन फॉलोअर भी हो, तब भी आपके व्यूज शायद 100 भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब एल्गोरिदम यूट्यूब के इस हिसाब से हो गए हैं कि आपकी ऑडियंस जितनी मर्जी हो, अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे। हम्म। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। इसको
पैशनेटली कोई करता है और पर्पस ड्रिवन होके करता है तो सक्सेस होने के चांस मिल सकते हैं। कि ये सोच के कि मुझे भी अवार्ड मिल जाएगा या मेरे को बहुत सारे इससे पैसे आ जाएंगे, एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगी, तो एग्रीकल्चर में तो कम से कम आप इस विचारधारा से ना आए, क्योंकि यहाँ पे वैसा वाला पैसा है नहीं। जाहिर तौर पर आपके सामने भी काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तमाम चुनौतियाँ रही होंगी। थोड़ा-सा आप अगर इनके बारे में बताएँ, कैसे इनमें से आपने रास्ता निकाला और अब थोड़ा आपका डेली रूटीन कैसे रहता है? क्योंकि एक तरफ कंटेंट भी है, काम भी करना है। हालाँकि आप जैसा कह रहे हैं कि कंटेंट पे उतना आप ध्यान नहीं देते, सिर्फ़ अपना काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे रूटीन रहता है डेली आपका और क्या चैलेंजेस आए हैं, कैसे रास्ता निकाला उनके बीच? मैंने आज तक कभी भी किसी चीज को चैलेंज की तरफ से देखा नहीं। कोई भी अगर मेरे को प्रॉब्लम दिखती है तो मैं उसे ऐसे चैलेंज नहीं देखता, उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि यार ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके आप कुछ बड़ा कर सकते हो। अब टाइम मैनेजमेंट और बाकी डिसिप्लिन तो देखो हर चीज में चाहिए रहता है। तो मैंने अपने दिन के घंटे बांट रखे हैं एंड उस हिसाब से मैं कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो उस हिसाब से कंटेंट स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। और साइड हसल के तौर पे एक्स्ट्रा काम तो देखो करना पड़ेगा। आजकल के थोड़ा यंग बच्चों में भी प्रॉब्लम ये है ना कि अ, वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, जो मेरे एक्सपीरियंस में दिखाई दे रहा है। अगर किसी दिन 16 घंटे काम करना पड़ जाए तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ये तो स्ट्रेस हो गया, मुझे बर्नआउट हो गया। बट आज से 10 साल पहले वो 16 घंटे मेहनत होती थी और हर एक किसी ने भी जो कुछ भी सक्सेस काम किया है उसमें इतने घंटे देने पड़े हैं। उसके साथ-साथ हमारे को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। मतलब मेहनत तो गड्ढा खोदने वाला हर मज़दूर भी करता है, लेकिन वो उतनी ऊँचाइयों पे नहीं पहुँच पाता। तो आपको जितना टाइम क्या करना है, उस पे लगा रहे हैं, उतना ही टाइम आपको पहले ये सोचने में लगाना चाहिए कि ये मेरे को क्यों करना है और कैसे करना है। एक इंग्लिश में एब्रिविएशन भी है, इफ यू वांट टू कट अ ट्री इन 4 आवर्स, स्पेंड 3 आवर्स शार्पनिंग द एक्स। तो आपको पहले अपने स्किल पे डेवलपमेंट अच्छे से करनी चाहिए कि अगर मेरे को हफ्ते में 1 वीडियो लानी है, तो मैं अपना ट्रैवल प्लान उस हिसाब से बना के रखूँ। मौसम के हिसाब से कौन-सा कंटेंट अब सूट करेगा, उस पे मैं ध्यान रखूँ। प्लस मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स पे वर्क करूँ कि जहाँ मुझे आज से 1 साल पहले 48 आवर्स लग रहे थे एक 25 मिनट की वीडियो एडिट करने में, आज मुझे वो 5 घंटे लगते हैं। क्योंकि हमने शॉर्टकट कीज़ सीखी, सॉफ्टवेयर का ढंग से स्किल समझा कि इसमें और फास्ट और एफिशिएंटली काम कैसे हो सकता है। और मेरी यही अप्रोच रही है हर एक प्रोसेस की, चाहे वो फार्मिंग की हो, चाहे वो हमारा पीछे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी हो। बाकी सिस्टम्स बना के धीरे-धीरे आगे चलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब तो एडिटर भी है हमारे पास, थंबनेल डिज़ाइनर भी है, शूट के लिए भी बंदे हैं। तो धीरे-धीरे अब मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ रहा, वो काम जो कोई और कर सकता है उस पे। जैसा आपने कहा कि आज के युवा मेहनत नहीं करना चाहते, तो कहीं न कहीं कंटेंट क्रिएटर हर कोई बनना चाहता है, फेमस हर कोई होना चाहता है, लेकिन कंटेंट की गहराई पर, उसके रिसर्च पर, कहीं न कहीं नए आइडियाज़ पर उतना काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे में जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हैं, वो एक तरह से कितना मोटिवेट करेंगे अब यंगस्टर्स को, कितना सकारात्मक पॉजिटिव दिशा में जोड़ेंगे और डिजिटल मीडिया एज़ अ टूल युवाओं को किस तरह से एक मैं कहूँ कि पॉजिटिव वे में आगे ले जा सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली ये काफ़ी बड़ा टूल साबित होने वाला है, क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा लीडर अ, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म को, जो आज से 5 साल पहले कोई कैटेगरी भी नहीं होती थी, ये कोई बोलता था मैं यूट्यूबर हूँ, तो लोग स्केप्टिसिज़्म से देखते थे कि क्या ही कर रहा है मतलब, और कुछ लोगों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। बट उसको एज़ इस प्लेटफ़ॉर्म पे रिकॉग्निशन मिलता है इतने बड़े लीडर से, तो कहीं न कहीं वो वैलिडेट होता है कि बच्चे अब आगे इसको करियर के तौर पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अ, तो इट्स अ डेफिनिटली वेरी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग। और जो भी देश प्रोग्रेसिव विचारधारा रखेगा, नई टेक्नोलॉजी और नई जो डेवलपमेंट हो रही है, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हुए उनको साथ लेके चलेगा, वो देश आगे ही जाएगा। तो इस मामले में मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट और लकी फ़ील करता हूँ कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है। मैं पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आपसे समझना चाहूँगी। क्या स्थिति है? क्या कुछ अभी भी ऐसे मिथ्स हैं,
जो लोगों के दिमाग में है ऑर्गेनिक खेती से लोग आज भी परहेज कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मुनाफा अगर कमाना है तो ऑर्गेनिक खेती उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। इसे लेकर क्या स्थिति है? नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे पास जो स्टूडेंट्स या मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जो लोग आते हैं, उनका तो उल्टा विचार रहता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करें क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये मार्केट से डबल प्राइस पे बिक रहा है। दूसरी बात, खेती का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड सवाल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ना है भी नहीं, सवाल है फूड सिक्योरिटी का। जिस हिसाब से केमिकल्स डल रहे हैं खेती में, फर्टिलिटी इतनी बुरी हो गई है कि और 10 साल बाद हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बचा नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि आज से 20 साल पहले जितना एग्री इनपुट केमिकल्स में डालते थे, उससे मान लीजिए 2 गुना हमारे को रिटर्न मिलता था। अब रिटर्न यानी यील्ड कम हो जा रही है और एग्री इनपुट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जा रही है। दूसरी तरफ इतना ज्यादा पानी ये इस्तेमाल करती है, जो HYV बीज है जो आप केमिकल्स डालते हैं, उसकी वजह से अब पानी भी नहीं बच रहा है, तो मिट्टी खराब हो चुकी है, उसमें कुछ उगेगा नहीं, कुछ ढंग से उग नहीं सकता। जहाँ पे पानी है भी, वहाँ खारा पानी हो गया, पीएच और TDS इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम्म। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम उसको ऑर्गेनिक करें, इट्स अबाउट फूड सिक्योरिटी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इश्यू है फूड के अंदर। अगर इतनी ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है, वी आर दी वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट कंट्री बाय द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीपल। चाइना को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अब वो जनसंख्या बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है कि वो हमारे देश को कहाँ से और कहाँ ले जा सकता है, लेकिन कोई भी देश की जनसंख्या उस देश को ऊपर भूखे पेट नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल। उतने ही अब माउथ है जिनको हमें फीड करना है, और उसके लिए हमारे को सही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी। बिल्कुल। कृषि सेक्टर की जब बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की लक्ष्य, बड़े रिफॉर्म्स, बड़ी कोशिशें चल रही हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? बात टेक्नोलॉजी की हो, इनोवेशन की हो, R&D पर तमाम फोकस है, किसानों की स्थिति को लगातार बेहतर करने पर फोकस है। आने वाले जो हमारा भविष्य है खेती को लेकर, उसे देश में आप कैसा देख रहे हैं? खेती की डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि कल को आईफोन बिकना बंद हो गया, दुनिया चलना बंद नहीं होगी। आपका व्हाट्सएप बंद हो गया, चलती रहेगी दुनिया, थोड़ी दिक्कत होगी लोगों को काम करने में, बट अगर खाना सुबह नहीं मिला ना, तो दोपहर तक आधे देश की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और 4 दिन के बाद आपको मोर्टेलिटी दिखनी चालू हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ने ही वाली है और ये बढ़ती रहेगी, और अब सप्लाई कम हो रही है फार्मर्स की। अगर मैं डाटा के हिसाब से बताऊं तो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से लेकर 2011 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 50% से कम लोग एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। और हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, तो अगर मैं अमेरिका का डाटा लूं तो करंटली 2% अमेरिका की पॉपुलेशन खेती के अंदर एंगेज्ड है बस। तो इंडिया के साथ भी यही होने वाला है। एंड जैसे जैसे मेरा यही मानना है कि और 20 से 25 साल के अंदर खेती में 10% से कम ही लोग रह जाएंगे इंडिया में जो फार्मिंग कर रहे हैं, तब जाके ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल काम बनेगा। क्योंकि इसमें प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो अच्छे से खेती कर रहे हैं, साइंटिफिक ढंग से समझ रहे हैं, मार्केट लिंकेज को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो जमीनें बढ़ाते जाएंगे, वो प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। बट जो खेती को एज ए साइड इनकम देख रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी भी करते हैं या कहीं DTC ड्राइवर लगा हुआ है, कोई कुछ भी है, प्लस हमारे पास 1-2 एकड़ जमीन है जिसमें हमने गेहूं उगा लिया या हमने उसको किराए पे दे दिया, वो वाली टाइप की जो खेती है ना, ट्रेडिशनल वाली, वो अनप्रॉफिटेबल इतनी हो जाएगी कि वो compete नहीं कर पाएंगे। और मैं पिछले 8-9 सालों से उसी के लिए टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रहा हूँ कि हम कैसे SOPs बना पाए कि एक कोई नया किसान जो खेती में आता है, वो मुख्य तौर पे जो उगाते हुए समस्याएं हैं उनका हम समाधान पहले ही करते हैं। तो यानी ये जो वो बातें आपने रिसर्च और डेटा की लक्ष्य की हैं, क्या आज का युवा ये समझ रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग हटकर क्या और करियर्स में जो लोग लगे हैं, वो आपको लग रहा है जो फैमिली फार्मिंग से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हुई हैं, उन वो युवा भी आज कहीं ना कहीं किसानी से, खेती से जुड़ने की कोशिश करेगा आने वाले सालों में, इसमें मिलने वाले फायदे को देखते हुए? युवाओं का क्या मानसिकता है फिलहाल इसे लेकर? मानसिकता तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं 32,000 35,000 के बीच में
पर्सनली स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, हमारे यहाँ फार्म पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू, कंसल्टेशंस के थ्रू, किसान शिविर लगते हैं, पूसा में कृषि विज्ञान मेला होता है, तो जहां पे भी मौका मिलता है हम तो सिखाते हैं। बट एक्चुअल में ना खेती करना आसान नहीं है, इट इज द टफेस्ट जॉब टू डू फार्मिंग। अभी पीछे 45 डिग्री हो रहा है और उसके अंदर काम करना आसान नहीं है, और उसको सिखाने के लिए भी कोई ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं है। आज मैं बोलता हूँ मेरे को खेती सीखनी है, तो ऑप्शन क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर कर लो। उसमें आपको खेती करना नहीं सिखाया जाता, उसमें ये नहीं बताया जाता कि बीज कितनी गहराई पे डालना है। उसमें बस एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन की थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, और एग्जाम में वही क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मेरे को उससे क्या लेना देना? मेरे को खेती करना कोई नहीं सिखा रहा। कोई ट्रैक्टर चलाने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है। आज आप बोल लो कि मुझे हवाई जहाज सिखाना है उड़ाना, अपने बच्चे को पायलट बनाना है, तो 25 इंस्टीट्यूट निकल आएंगे जहाँ पे आप पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो। बट ट्रैक्टर चलाना सीखना है, तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको तरीके से बता पाए। और वही है, हर कोई अंदाजे में कर रहा है। किसी को लगता है कि बीज गहरा होना चाहिए, कोई ट्रैक्टर कैसे चला रहा है। तो बहुत बड़ा गैप है ये नॉलेज का, क्योंकि प्रोफेशनली इस सेक्टर को देखा ही नहीं। और जब आप किसी चीज को प्रोफेशनली नहीं देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। अब हमसे मोटिवेट होके मेरे स्टूडेंट्स की, जिनके हम यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हैं, उनकी वीडियोस देख के बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बट स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग उनमें से अराउंड 10% ही लोग हैं जो एक्चुअल में खेती करने के कैलिबर रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड चाहिए खेती करने के लिए, जो मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली बहुत फिट हो। ये एसी में बैठ के काम नहीं हो सकता। इसके अंदर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। इसके अंदर आप बीमार पड़ गए तो छुट्टी नहीं ले सकते। पौधे को पानी चाहिए, मोटर खराब हो गई ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी खेती खत्म। ये उस टाइप का काम है। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस डायरेक्शन में अब जा रहा है ना, थोड़ा जो मेरा बोला कि यूथ उतना अब मेहनती नहीं है कि वो खेती उस लेवल पे कर पाए। तो 10% अराउंड ही मेरे को लगता है जो यूथ बहुत मोटिवेट होके भी मेरे पास आता है, वो एक्चुअल में खेती करता है। एनीहाउ मैं तो इसी चीज में लगा हूं कि जो भी आए वो प्रॉफिटेबल खेती कर पाए, क्योंकि मेरा विजन वही है कि ऐसे हजार और लक्ष्य डबास क्रिएट करने हैं जो खेती के रोल मॉडल बने, और वही ग्राउंड अप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जिसमें हम एसओपीज लेके आ रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट में खेती करी जाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम टेक्नोलॉजी बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे आसपास कंसल्टेंसी भी लेते हैं लोग। तो अब क्रॉप प्लानिंग की बात चल रही है, तो उसमें यही था कि अभी गेहूं कटाए तो क्या करें। बाकी सब लोगों ने क्या किया, गेहूं में आग लगा दिया, पराली में जो भी बचा हुआ भूसा था, उसके बाद उसको कल्टीवेट करा, फिर उसमें पानी छोड़ा, क्योंकि मॉइस्चर लेवल जमीन में होना चाहिए खेत को कल्टीवेट करने के लिए, नहीं तो इक्विपमेंट जैसे रूटावेटर वगैरह चल नहीं पाते। ऑन दी अदर हैंड हमने टेक्नोलॉजी को देखा, हमने देखा कि लास्ट संडे दिल्ली में बारिश होने वाली है, तो हमने अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला कि अभी रुक जाओ, आप खेत में पानी मोटर चला के मत डालो, क्योंकि उसमें 2-2,500 का खर्चा है। इससे बढ़िया है कि 3-4 दिन रुक जाओ, बारिश होगी ही, उसके बाद आप खेत कल्टीवेट कर लेना। जी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लीकेजेस हैं जिसकी वजह से खेती प्रॉफिट में नहीं आ पाती। हम्म। किसानों को कोई आइडिया नहीं होता कि कोई जो कीड़ा दिखा वो मेरा मित्र कीट है या वो मेरा दुश्मन कीट है। बहुत सारे किसान सिर्फ डर के मारे कि कहीं मेरी खेती में कोई कीड़ा ना आ जाए, और इसमें अभी मंडी का भाव बढ़ा हुआ है, इसमें कोई कीड़ा आ गया तो वो काफी नुकसान हो जाएगा, तो प्रीएम्प्टिव इतना ज्यादा केमिकल छिड़क देता है कि कीड़ा आए ही ना इसमें। फिर इंसेंटिव की भी बात है, अगर किसी के यहाँ कीड़ा आया भी, तो अब अ, वो जाएगा बीज भंडार के पास जो सबसे पास है उसके खेत के, और वो उसको जो सलाह देगा कि आप इसमें ये दवाई छिड़क लो, वो दवाई ले आएगा। और इंश्योरेंस के लिए अगर वो बोलेगा कि इसमें 10 ml डालो एक टंकी के अंदर, तो वो 25 ml डाल देगा केमिकल, ये सोच के कि यार मेरे को एकदम पूरा 100% इलाज चाहिए। तो इनकी वजह से एक तो आपको केमिकल ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपको कॉस्ट प्रोडक्शन का बढ़ रहा है, एंड आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि बीमारी का इलाज तभी कर सकते हो जब आपको बीमारी पता है। बिल्कुल। डायग्नोस्टिक सही नहीं है तो आप वो कभी भी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ की बात हो। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे गैप्स हैं
बहुत चीजें हुई पिछले कुछ सालों में, और 60 सालों में ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। इरिगेशन में काम हुआ है, बहुत सारी सब्सिडियां दी गई हैं, बट करेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाई है किसानों को आज तक। हजारों लाखों कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सॉइल टेस्ट फ्री में करते हैं, बट ऑन रियलिटी हो ये रहा है ना कि सॉइल टेस्ट कराने जाओ तो 50% ऑफ टाइम आपको सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिलती। अब मुझे नहीं पता सरकारी आंकड़ा क्या कह रहे हैं, मेरा और मेरे 30,000 स्टूडेंट्स का मैं डाटा बता रहा हूँ। अब जब हमें यही नहीं पता कि सॉइल के अंदर क्या न्यूट्रिएंट की कमी है, तो फिर हम क्या डाल रहे हैं उसमें? नाइट्रोजन की कमी है ही नहीं और यूरिया डाल दिया, तो एक तो केमिकल पे खर्चा खराब हुआ और जमीन और टॉक्सिक हो गई। तो ये वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन जिन पे मैं कोई करे या ना करे, मैं तो पर्सनल सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स उसकी वजह से काफी अच्छा रिटर्न भी ले पा रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, आखिर में कोई छोटा सा संदेश जो लोग कृषि कर रहे हैं, कृषकों के लिए, युवाओं के लिए? खेती टफ है, बट इससे ज्यादा अश्योर्ड आपको कोई काम नहीं मिल सकता। लॉकडाउन हुआ, पूरा देश बंद था, हमारा खेत और प्रॉफिट में आ गया। दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी कंपनी में हो, 50 लाख का पैकेज ले रहे हो, तब भी आईटी सेक्टर के अंदर किसी को भरोसा नहीं है कि अगले साल मेरे को जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, कोई रिसेशन आ गया, कुछ भी हो सकता है। बट खेती एक ऐसा चीज है कि आप अगर 5 एकड़ में भी ढंग से खेती कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आप किसी भी शहर के आईटी वाले से ज्यादा कमा सकते हो, और स्टेबिलिटी के साथ कमा सकते हो, क्योंकि गाजर, मूली, धनिया या जो भी आप एग्री प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसकी डिमांड नहीं कम होने वाली। आप किसी भी कमोडिटी को देख लो, सरसों हम बहुत उगाते हैं। 2019 के अंदर सरसों का मंडी में ही बेचने का भाव था 40 रुपए किलो, यानी 4,000 क्विंटल। आज के टाइम पे वो 60 रुपए हो गया है, 6,000 क्विंटल। और ऐसा नहीं है कि उसको प्रोडक्शन करने में मेरा अब 25% खर्चा बढ़ गया है, मेरा खर्चा उतना ही है लगभग लगभग सरसों को उगाने का। 2-4-5% बढ़ा होगा क्योंकि डीजल का कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन कुल मिला के 4-5 बार ही ट्रैक्टर चलता है खेत में। सरसों इज अ वेरी इजी क्रॉप टू डू। तो डिमांड की वजह से ये बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल एंड अच्छा काम है, बशर्ते आप मेहनत कर पाए एंड आप अपनी स्किल खेती की बढ़ा पाए, जिसमें मैं पूरी मदद कर सकता हूं। और आप इसमें छोटे से शुरू करिए। अगर खेती करनी है, जमीन नहीं है, जॉब कर रहे हो, तो फिर भी आप अपने घर के अंदर कम से कम थोड़ा पालक, धनिया, टमाटर, कुछ कुछ फसलें किचन गार्डनिंग के सेटअप में कर लीजिए। क्योंकि एक तो बाहर से जो भी सब्जियां आ रही है वो बहुत टॉक्सिक है। आपके हेल्थ के लिए दिस विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू डू दिस ईयर। अगर आप खुद की सब्जियां उगा के अपने परिवार को खिला रहे हैं, प्लस कल को आप अगर फार्मिंग के अंदर घुसना भी चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का अपने ही पौधों को देख देख के किचन गार्डनिंग के सेटअप में अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से कीड़े टमाटर में लगते हैं, टमाटर का पौधा लगाने के बाद कितने दिनों बाद फ्लावरिंग आती है, उन फ्लावरिंग के अंदर पॉलिनेशन का क्या रोल है, और कितने टमाटर एक पौधे से मिले। तो बहुत सारी चीजें आपको साथ साथ सीखने को मिल जाएंगी। तो एनी हाउ हमें पहले उसकी तरफ पैशनेट होना जरूरी है। आप सोचो कि मैं कोई सरकारी नौकरी या आईटी इंडस्ट्री या कोई बिजनेस में हूँ, मैंने कभी खेती नहीं करी, मैं कभी खेत का एक्सपीरियंस नहीं लिया, मैं घर में भी कुछ नहीं उगा रहा हूँ और मैं एकदम से किसान बन जाऊं, वो नहीं होगा। तो उसको क्रोनोलॉजिकली ले, और बहुत बड़े से जाना है, बहुत अच्छा गोल अचीव करना है, वो ठीक है, लेकिन शुरुआत छोटे से करें। बट आज के आज वो शुरुआत कम से कम कर दे, ताकि आप उस डायरेक्शन में चलना चालू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। लक्ष्य डबास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने इनवाइट किया। थैंक यू। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।